हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल अमर्स एकेडमी पे। मैं अमर यादव आप सबका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल अमर्स एकेडमी में इजी वे टू लर्न। दोस्तों, जैसा कि हम लोग ये सीरीज़ लेके चल रहे हैं जिसमें 600 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के करते हैं। इसका आज पार्ट 3 करने वाले हैं। इसके पहले और 2 पार्ट हम दे चुके हैं 100 क्वेश्चन के। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो पहले जाकर उन वीडियो को अच्छे से देखिए और आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आने वाले एग्ज़ाम एनटीपीसी, सीबीटी 2, ग्रुप डी, एसएससी और पेट, सीईटी, यूपीपी, ये सभी एग्ज़ामों में यहाँ से साइंस के क्वेश्चन जितने बच्चों आप लोगों के हैं सारे सॉल्व होने वाले हैं। साइंस की सारी प्रॉब्लम यहाँ से आप लोगों के सॉल्व करने वाली है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप तक अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट टाइम पे आप लोगों को मिलती रहे और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी के आगे बढ़ते हैं हम अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। कल हमारे पास 202 तक क्वेश्चन हो चुके थे। आज उसके आगे के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 203, ये क्वेश्चन बच्चों दे रखा है हमारे पास कि पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है। इसका कारण होता है अपवर्तन। कई सारे इसके उदाहरण हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अपवर्तन के कारण क्या होता है कि पानी की तली जो होती है, पानी में टंकी की तली या बाल्टी में पानी भरा हुआ है उसकी तली, वो हल्का सा ऊपर दिखाई देती है। या फिर उसमें हम कोई छड़ डुबो देते हैं या पेंसिल डुबो देते हैं तो पेंसिल हल्का तिरछी या टूटी हुई दिखाई देगी। तो इसका मुख्य कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो कई सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल ये भी क्वेश्चन बना के दे दिया गया है कि पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन 204 पे आते हैं कि चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। कांच जहाँ कहीं भी घरों में शीशा कांच लगा होता है, वो अगर टूट जाता है, चटक जाता है, तो वो वहाँ पे चमकता रहता है। वो दरार उसकी जो होगी वो बच्चों चमकती रहती है। इस चमकने का कारण क्या है? इस चमकने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे हीरे के चमकने का कारण प्रकाशिक तंतु की क्रियाविधि और इंद्रधनुष का बनना, ये सब में क्या होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन आता है, मरीचिका एक उदाहरण है। मरीचिका एक उदाहरण है। मरीचिका मतलब ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है बच्चों। मरीचिका क्या होती है कि गर्मियों के मौसम में जब हम लोग रोड पर चलते हैं, रोड पे, सड़क पे, तो दूर देखते हैं तो वहाँ पे पानी जैसा हमको चमकीला चमकीला कुछ दिखाई देता है। या रेगिस्तान में ऐसा दिखाई देता है जब बहुत दूर देखते हैं, अपने से दूर, गर्मियों के मौसम में, तो इस चीज़ को मरीचिका बोला जाता है। तो ये मरीचिका बनने का जो कारण है वो क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। क्वेश्चन नंबर 206 पूछा गया, इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाता है? मतलब इंद्रधनुष जो बनता है ये कितने रंग दिखते हैं इसमें? तो इसमें 7 रंग दिखते हैं, क्योंकि प्रकाश के रंग में जो सूर्य का प्रकाश बच्चों हमारा होता है दोस्तों, इसमें 7 कंपोनेंट होते हैं। तो वही सातों कंपोनेंट अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। विवग्योर आप लोगों ने पढ़ा होगा, VIBGYOR। वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है और ऑरेंज और रेड। तो ये सारे कलर हमको अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। कब? इंद्रधनुष में। अगर इंद्रधनुष से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंद्रधनुष सुबह के टाइम किस दिशा में बनता है? मॉर्निंग टाइम में, सुबह के टाइम में किस दिशा में बनेगा? तो सुबह के टाइम में जो सूर्य होता है वो पूर्व दिशा में निकलता है और इंद्रधनुष हमारा बच्चों पश्चिम में बनेगा, उल्टी दिशा में बनता है हमेशा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है कि सुबह टाइम में जो इंद्रधनुष होगा वो पश्चिम दिशा में बनेगा, क्योंकि सूर्य पूर्व दिशा में रहता है। अगर शाम टाइम में कभी बन रहा है कि शाम के समय या दोपहर के बाद कभी इंद्रधनुष बनता है, तो वो किस दिशा में बनेगा बच्चों? वो पूर्व दिशा में बनेगा। तो सूर्य की उल्टी दिशा में हमेशा बनेगा, पूर्व दिशा में। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इंद्रधनुष जो होता है अगर दोपहर के समय बने तो कहाँ पे बनेगा? दोपहर में इंद्रधनुष कहाँ पे बनेगा? इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। सोचिएगा, दोपहर में इंद्रधनुष कहाँ पे बनेगा? तो दोपहर में बच्चों इसका आंसर है कि कहीं नहीं बनेगा। दोपहर के समय पर इंद्रधनुष कहीं भी नहीं बनता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, अभी पिछले किसी पेपर में पूछा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दोपहर के समय इंद्रधनुष कहीं भी नहीं बनता है। सुबह के टाइम में पश्चिम बनेगा, शाम के टाइम में पूर्व में बनेगा, सूर्य की उल्टी दिशा में बनेगा हमेशा, लेकिन दोपहर के टाइम में कहीं नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन आते हैं
कि क्वेश्चन नंबर 207 लिखा हुआ है कि हीरा चमकदार दिखाई देता है। हीरा क्यों चमकता है? अभी हमने बताया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? हीरा चमकदार दिखाई देता है, ठीक है। या फिर शीशे में जो दरार पड़ जाती है वो क्यों चमकती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाशिक तंतु किस घटना पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर आधारित है। अगर बात की जाती है कि मृग मरीचिका, ये किस घटना पर आधारित है? तो ये भी बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन नंबर 208 पे आते हैं। तो प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना पड़ता है? अगर हमको पूर्ण आंतरिक परावर्तन चाहिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन करना है, तो जो किरण का आपतन ये है, आपतित किरण जो है ये सघन माध्यम में होनी चाहिए। आपतन किधर से होना चाहिए? सघन माध्यम से। और जो अपवर्तन की क्रिया होगी ये विरल माध्यम में होनी चाहिए। तो किरण जब सघन से विरल में आती है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है कि प्रकाश किरण जब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। और इसके अलावा कह सकते हैं कि कोई ऐसा माध्यम जो सघन है और सघन से विरल वाले माध्यम में जाने पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो कोई आंसर दिया है कि कांच से जल में। कांच से जल में का मतलब क्या होता है कि कांच जो है वो सघन है और जल क्या है? विरल है। तो सघन से विरल में जाएगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर कह दिया जाए कि प्रकाश जो है जल से कांच में जा रहा है, जल से कांच में, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जल क्या है? ये है विरल माध्यम और कांच क्या है? सघन माध्यम। तो विरल से सघन में जाएगा तब नहीं होगा, सघन से विरल में जब प्रवेश करेगा किरण तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 209 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 209 दिया है, बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा कैसा? काला। काला आकाश दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें परावर्तित होकर पहुँच नहीं पाती हैं। क्वेश्चन नंबर 210 दिया है, आविंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? आविंदुकता तो सिलेंड्रिकल लेंस, ये सिलेंड्रिकल लेंस होता है जो आविंदुकता को दूर करने में प्रयोग किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? लैम्बर्ट है, लैम्बर्ट प्रदीप्त से संबंधित है। ये बच्चों ध्यान रखिएगा, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? प्रदीप्त से संबंधित है। आवर्धक लेंस, आवर्धक लिखा है बच्चों। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? आवर्धक मतलब जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, उसका मतलब होता है आवर्धक लेंस। जैसे हम लेंस के द्वारा देखते हैं कोई चीज़ हमको बड़ी दिखाई देती है, तो इसका मतलब वो लेंस कैसा है? आवर्धक लेंस है। तो आवर्धक लेंस जो चीज़ें हमको बड़ी करके दिखाई देता है उसी को हम लोग उत्तल लेंस भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि आइंस्टाइन का E बराबर MC स्क्वायर, E बराबर MC स्क्वायर, आइंस्टाइन का E बराबर MC स्क्वायर में समीकरण में जो है C किस चीज़ को दिखाता है? तो C बच्चों ये जो है प्रकाश का वेग दिखाता है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये पूछा गया सोडियम लैंप होता है, इसको सड़क पर प्रकाश के लिए यूज़ किया जाता है। रोड लाइट जो हमारे पास होती है, रोड पे लाइट लगी रहती है, उनके लिए। क्या कारण है इसका? क्योंकि ये चमकदार रोशनी देते हैं। चमकदार रोशनी देने का मतलब ये लाल रंग की प्रकाश निकालते हैं, रेड कलर का, और रेड कलर का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसलिए इसकी रोशनी जो होती है वो लॉस नहीं होती है। तो जितना प्रकाश निकलता है बल्ब से उतना ही प्रकाश चारों तरफ फैलता रह जाता है। तो रेड कलर का प्रकीर्णन जो सबसे कम होता है, इसके लिए ये दूर तक जाता है। ये रेड कलर जो है दूर दूर तक फैला जा सकता है, इसके लिए सोडियम लैंप का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 215 देखते हैं कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? इसको बच्चों वर्ण विक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, सूर्य के प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 216 दिया है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूल के कण, मतलब प्रकीर्णन। विसरण का मतलब प्रकीर्णन। वायुमंडल में प्रकाश टकरा जाता है किसी चीज़ से या फैल जाता है इधर उधर, इसका कारण क्या है? इसका कारण बच्चों है धूल के कण होना।
जो धूल के कण हैं वो कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो प्रकाश की किरणें उस कणों में टकरा जाती हैं, उसके वजह से क्या हो जाता है, विसरण हो जाता है। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण या स्कैटरिंग जो होता है वो किसके कारण होता है, धूल के कण के कारण। क्वेश्चन नंबर 217 दिया है कि चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा काला, दिन के समय काला दिखाई देता है। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े के अंतः स्थित स्थापित है, उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करेगा, अपसारी लेंस मतलब अवतल लेंस। इसका आंसर होता है अवतल लेंस। अपसारी लेंस जो होता है अवतल लेंस होता है। तो पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह प्रभाव करेगा, व्यवहार करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस की तरह। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 219 दिया है कि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? इसका कारण वही है कि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और लाल प्रकाश दूर दूर तक फैला रहता है। इसीलिए बच्चों मैं लिखने के लिए भी लाल कलर का प्रकाश यूज करता हूँ, लाल कलर की स्याही की, आपको ज़्यादा दिखाई दे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 220 दिया है, समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश का अपवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। मतलब समुद्र के जो कण हैं, जल के कण हैं, वो प्रकाश के नीले रंग को ही परावर्तित कर पाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है नीले रंग का ही प्रकीर्णन होता है, इसलिए समुद्र नीला दिखाई देता है। पानी का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला, क्योंकि नीले रंग का ही प्रकीर्णन हो पा रहा है, बाकी रंग का नहीं हो पा रहा है, बाकी रंग के प्रकाश का नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 221, अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? तो इसका भी आंसर प्रकीर्णन है, क्योंकि सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकीर्णित होता है और उस कारण लाल रंग का दिखाई देता है हमको। वायुमंडल में प्रकीर्णन की क्रिया के कारण सूर्य क्या हो जाता है, उसका केवल लाल प्रकाश हम तक पहुंचता है, बाकी कोई प्रकाश, जैसे अभी बताया कि लाल प्रकाश दूर दूर तक जा सकता है। तो सूर्य जब डूब रहा होता है, पृथ्वी के दूसरी तरफ जा रहा होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि बाकी प्रकाश की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं। बाकी 6 रंग के प्रकाश की किरणें सूर्य तक, पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती हैं, लेकिन लाल कलर की किरण जो होती है ये बच्चों ज़्यादा दूर तक जा सकती है। इस कारण क्या होता है कि वहाँ पे हमको लास्ट तक लाल कलर दिखाई देता रहता है। जब पूरा सूर्य चला जाएगा तो लाल कलर भी गायब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में बच्चों बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा, क्योंकि अपवर्तन की घटना से हम लोग जानते हैं कि बाल्टी में रखा हुआ सिक्का हमको ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी किया गया है कि जो तारे हैं वो हमको थोड़ा सा पास दिखाई देते हैं एक्चुअल पोजीशन के, हो सकता है वो इससे दूर हो। अगला क्वेश्चन करते हैं कि किस गाड़ी के अग्रदीप से प्रकाश का शक्तिशाली समांतर पुंज पाने के लिए उपयोग में लाना चाहिए अवतल दर्पण। जो गाड़ी की हेडलाइट होती है उसमें इस तरह की कटोरी टाइप में लगी होती है और इसके बीच में बल्ब लगा होता है यहाँ पे। तो यहाँ से जो लाइट निकलती है वो सीधे फोकस वाली निकलती है। तो ये जो लगा है ये बच्चों क्या है, हमारे पास अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। आगे बढ़ते हैं कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस जो होता है ये चीज़ों को हमको फैला के दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है पास की चीज़ों को। फिर है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, दूरदृष्टि दोष के लिए। तो दूरदृष्टि दोष के लिए बताया था कि बीच वाला पार्ट दूर दूर होना चाहिए, तो जब दूर दूर होगा तो उत्तल लेंस होगा। अवतल लेंस में पास पास होता है तो निकट दृष्टि दोष के लिए यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहेंगे? जो बस में, कार में, ट्रक में शीशा लगा होता है बैक मिरर, तो उसमें किस प्रकार का मिरर लगा होता है ये पूछा गया है। तो मिरर में जो होता है बच्चों हमारे पास उत्तल दर्पण लगा रहता है। उत्तल दर्पण का मतलब उभरा हुआ, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो शीशा क्या होगा, थोड़ा उभरा हुआ होगा। इसके कारण क्या होता है कि पीछे का ज़्यादा व्यू हमको प्राप्त होता है, आगे पीछे ऊपर नीचे के ज़्यादा से ज़्यादा एरिया वो दर्पण कवर कर लेता है। अगला क्वेश्चन है मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो मानव आँख की रेटिना पर बच्चों उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 229 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 229 ये दिया गया है
किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। मतलब पूरा अगर प्रतिबिंब किसी को देखना है, मान लो ये एक व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पे एक शीशा है और ये अपने आप को पूरा पूरा देखना चाहता है इस शीशे में, तो इस शीशे की लंबाई कितनी होनी चाहिए, कितनी ऊंचाई का शीशा होना चाहिए? तो इसका आंसर होता है कि जितनी व्यक्ति की ऊंचाई है उसका आधा। व्यक्ति की ऊंचाई मतलब मान लो 10 मीटर का व्यक्ति है, 10 फीट का व्यक्ति है तो 5 फीट का शीशा लगेगा। 20 मीटर की कोई चीज़ है, उसको पूरा पूरा देखना है तो 10 मीटर की लगेगी। ठीक है, तो आधा लगता है। तो मिरर जो आदमी है, आदमी की लंबाई का आधा लंबाई क्या लगेगा? मिरर की लगेगी। यही लिखा है कि जब कोई वस्तु समांतर, अगर ये क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होती है? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। जितना बड़ा व्यक्ति है उसकी ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 230। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है। यहाँ पे कह रहा है कि दो शीशे रखे हुए हैं, प्रतिबिंब शीशे, और उनके बीच में कोई एक चीज़ रख दोगे तो उसका प्रतिबिंब इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा। ठीक है, फिर इस शीशे का पूरा प्रतिबिंब इस शीशे में बनेगा, इस शीशे का पूरा प्रतिबिंब इस शीशे में बनेगा, फिर इसका इधर उधर इधर उधर उधर होते 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 बहुत सारे अनंत प्रतिबिंब बनते जाते हैं। ठीक है, शीशे का शीशे में, फिर उस शीशे में दूसरे शीशे का, छोटे छोटे प्रतिबिंब बनते चले जाते हैं, तो अनंत होता है इसका आंसर। कि दो समतल समांतर समतल दर्पणों के बीच रखे जाती हैं तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? अनंत होगी। क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं 231। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर प्लस 2 डायोप्टर है तो इसके फोकस की दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। दो पावर क्या है? 2 डायोप्टर है, तो P बराबर क्या दिया है? 2 डायोप्टर। फार्मूला क्या होता है? P बराबर 100/F। ठीक है बच्चों, सेंटीमीटर में आएगा 100, और फोकस निकालना तो F इधर ले आएंगे, P नीचे आ जाएगा। पावर दे रखी है 50, पावर बच्चों 2 डायोप्टर दी है, 2/100/2, 2 दूनी 4, 20 नहीं बच्चों, 2 पंचे 10 आएगा, सॉरी 2 पंचे 10, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी मिलेगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 232। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? तो ये बताया था प्रकाश का क्या होता है? वर्ण विक्षेपण होता है। फिल्टर के से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। वर्ण विक्षेपण की घटना पर ही आधारित होता है फिल्टर जो भी है। क्वेश्चन नंबर 223 दिया है कि लाल कांच का अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा हरा। जब कांच को बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे तो कैसा दिखेगा? हमको हरा दिखेगा। प्रकाश की रंग निश्चित किया जा सकता है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। जो प्रकाश का कलर होता है वो हमको कैसे पता चलता है? तो तरंगदैर्घ्य के द्वारा। कि प्रकाश का रंग किसके द्वारा बदला जा सकता है? तरंगदैर्घ्य के द्वारा। जिस कलर के आसपास की तरंगदैर्घ्य होगी वही कलर हमको दिखाई पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर दिया है सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो दुनिया जानती है बच्चों, सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। ठीक है, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी पर आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो वही आंसर काला दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बच्चों? काला दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग से कौन से होता है? मुख्य रंग कौन सा होता है? तो GBR BGR जो बताया था, ब्लू ग्रीन नीला, ये सब होते हैं GBR। स्टैंडर्ड कलर जो होते हैं, सामान्य कलर, ये GBR होते हैं, ग्रीन ब्लू और रेड, हरा नीला और लाल। ये फोटोग्राफी में मुख्य कारण या मुख्य अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश क्या है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश बच्चों बैगनी है, और सबसे ज़्यादा किसकी है? लाल की है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मुड़ता कौन सा प्रकाश है? तो बैगनी। जो प्रिज्म में स्कैटरिंग, वो वर्ण विक्षेपण पढ़ा होगा हाई स्कूल में। प्रिज्म में ऐसे ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, तो विबग्योर जो होता था, विबग्योर, तो ये पहला वाला था वॉयलेट। ठीक है, बैगनी। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, जब प्रकाश का लाल रंग व नीला रंग को समान समानुपात में मिला दिया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा? सफ़ेद। ठीक है, जब प्रकाश लाल व हरा नीला रंगों को आपस में समानुपात में मिला दिया जाएगा तो प्रकाश कैसा हो जाएगा? सफ़ेद बन जाएगा, वाइट। ठीक, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। अगला दिया, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह काम करता है? तो फिल्म। तो फिल्म मतलब जहाँ पे रेटिना मतलब जहाँ पे इमेज बनती है, तो उसी तरह से जो फोटोग्राफर की फिल्म होती है, कैमरे की फिल्म होती है, उस पर इमेज बनती है। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 243 243।
दिया गया है कि आइरिस का क्या काम होता है। तो आइरिस बच्चों हमारे आँख में एक चीज़ होती है, ये क्या करता है, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आइरिस जो होता है बच्चों, प्रकाश जो हमारी आँखों में जाता है इसको नियंत्रित करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी आप अगर धूप में खड़े हैं कहीं बाहर छत पे और अचानक अंधेरे कमरे में चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, कुछ नहीं दिखेगा, बिल्कुल काला काला अंधेरा दिखेगा। क्योंकि होता क्या है, जो आइरिस होती है धूप में ये छोटी हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा प्रकाश आंखों में ना जा पाए, नॉर्मल भर का प्रकाश आंखों में जाए तो आइरिस छोटा हो जाता है। अब जब आप अचानक कमरे में जाएंगे तो कमरे में जो चीज़ें रखी होंगी वहाँ से आने वाला प्रकाश आपकी आंखों में ज़्यादा नहीं जा पाएगा, थोड़ा थोड़ा जाएगा, इसीलिए अंधेरा दिखता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आइरिस जो होता है ये धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, बड़ा होने लगता है। अब जब ज़्यादा प्रकाश अंदर जाने लगेगा तो हमको चीज़ें अंधेरे में थोड़ी बहुत इधर उधर दिखना शुरू हो जाएगी। तो इसी का उल्टा, जैसे हम लोग अंधेरे में रहते हैं या फिर सो रहे होते हैं और अचानक आंखें खुलती हैं या बल्ब जल रहा होता है लाइट में, तो आंखें क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं, चमचमा जाती हैं, क्योंकि उस समय अंधेरे में हमारी आइरिस जो होती है बड़ी हो जाती है और जैसे हम आँख खोलते हैं तो बहुत सारा प्रकाश आँखों में जाता है, तो वो हमारी आँखें सहन नहीं कर पाती हैं। तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे 1-2 मिनट में ये जो आइरिस होगा ये धीरे धीरे छोटा हो जाएगा और नॉर्मल प्रकाश आँखों को भेजेगा, तब हमको चीज़ें सही से दिखाई पड़ती है और हमारी आँखें प्रॉपर काम करने लगती हैं। तो आइरिस का क्या कारण होता है, आइरिस का काम क्या होता है कि आँखों में अंदर जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन 244 दिया है कि दृष्टि पटल, इसको बच्चों रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है, छोटा होता है उल्टा होता है। ठीक, फिर से क्वेश्चन वही है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 245 कि तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होते हैं। प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये संचार को संकेत किस रूप में प्रभावित करता है, तो प्रकाश तरंग, प्रकाश तरंग के रूप में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर में जो अपना डाटा होते हैं वो भेजते हैं। ऑप्टिकल फाइबर पतले पतले प्लास्टिक के वायर्स होते हैं, उनके अंदर हल्का सा केसनली मतलब कैपिलरी जैसा छेद होता है, तो वहाँ पे प्रकाश की किरणें गुजर सकती हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पे काम करता है, तो वहाँ पे प्रकाश तरंगों को, जो सिग्नल होते हैं हमारे पास डाटा होता है, उसको प्रकाश तरंगों में कन्वर्ट करके दूर दूर तक भेजा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कि तारे टिमटिमाते हैं तो इसका कारण क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, क्योंकि जब तारों से प्रकाश आता है और चंद्रमा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन होता है और उस अपवर्तन के कारण तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। दूरबीन का आविष्कार बच्चों गैलीलियो के द्वारा किया गया था, ये आप लोग याद रखेंगे। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है किसके सुधारने में, तो अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष, ये सब लोग पढ़ चुके हैं, फटाफट वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 249 आते हैं, यदि एक व्यक्ति को दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री है, 60 डिग्री मतलब ऐसे आनत तल पर है के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे, तो 360/θ - 1 ये करेंगे तो 360/60 - 1, 0 से 0 कटेगा, 6 छक 36 और 6 - 1 कितना बचेगा, ये बचेगा 5, तो 5 प्रतिबिंब दिखेंगे उसको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि धूप में चश्मे की क्षमता क्या होती है, 0 डायप्टर, धूप का चश्मा 0 डायप्टर का होता है। अगला क्वेश्चन है, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कई बार बता चुके हैं बच्चों, प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, ये बात आप लोगों रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे पेपरों में ऐसे ही पूछी गई है कि ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पे काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 252, इसमें दिया गया क्षितिज के समय सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है, तो इनका आकार जो वृत्ताकार दिखाई देता है इसका कारण बच्चों भी अपवर्तन होता है। प्रकाश जैसे जैसे हमारे पास पहुंचेगा चीज़ें उसी तरह की हमको दिखाई देंगी। क्वेश्चन नंबर 253 दिया है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। श्वेत प्रकाश का मतलब वाइट लाइट जो होती है ये जो हमारे पास सूर्य की रोशनी, इसी को श्वेत प्रकाश बोलते हैं। तो तंतु को गर्म करके, जैसे बल्ब होता है, बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, उसको गर्म करते हैं बहुत तेज़ी से और उसमें क्या होता है, लाइट आ जाती है, सूर्य का मतलब श्वेत प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 254 दिया है कि
प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का तरीका है। एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। तो ये हम लोगों ने प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ा था कि जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म पे पड़ता है तो इसके सारे कंपोनेंट में ये डिवाइड हो जाता है। इसी को 7 कलर में डिवाइड होने कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण जो होता है, वर्ण विक्षेपण ये प्रिज्म के द्वारा किया जाता है। 7 कलर ये हमको दिखाई देंगे। तो ये क्रिया किसके द्वारा होगी? प्रिज्म के द्वारा। तो 7 कलर किसके द्वारा अलग होंगे? प्रिज्म के द्वारा। अगला आता है 255। 255 में दिया गया है कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व इस सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका भी कारण क्या है? अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 256 आते हैं। यदि साबुन को 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? छोटा बुलबुला और छोटा या बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। छोटा वाला छोटा और बड़ा वाला क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ये वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। क्योंकि अगला क्वेश्चन आता है कि 257, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा जो है कोण पर निर्भर नहीं करती। कोई भी कोण हो, कितने भी कोण पर आपतित हो, उस पर ऊर्जा का कोई भी लेना देना नहीं होता है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वहाँ पे न्यूनतम होगी। क्योंकि अगर कांच या बाकी पदार्थ देखें तो कांच थोड़ा ज़्यादा सॉलिड होता है, उसका सघन होता है, इसलिए प्रकाश से जब जाता हुआ क्या होगा? प्रकाश गुजरेगा कांच से तो कैसा दिखाई देगा बच्चों? वो हमको उसकी चाल क्या हो जाएगी? हल्की धीरा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 259। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का। तारे के रंग से, तारों का ताप उनके रंग पर डिफाइन करता है कि किस कलर का रंग हमको दिखाई देता है। 260 पे आते हैं कि किसी पारदर्शी वस्तु का रंग, उस रंग का कारण क्या है? किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित कर देता है। परावर्तित करने का मतलब कोई वस्तु हमारे पास रखी है, यहाँ पर ये हमको ब्लैक दिख रही है, ब्लैक नहीं, मान लो लाल दिख रही, लाल, वाइट, ब्लैक, रेड, कुछ भी रेड दिख रही है। तो इस चीज़ का रेड कलर किया हमने। रेड दिखने का मतलब क्या हुआ? आप लोगों को रेड दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे पास बल्ब की सनलाइट, जो भी लाइट इस पर गिर रही है, वो सारे के सारे कलर अवशोषित कर लेता है, बस एक कलर को छोड़ देता है, लाल कलर, रेड कलर को ये रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब परावर्तित कर देता है। अब वो लाल कलर जो होता है वो हमारी आँखों पे पड़ता है, तो हमको ये चीज़ कैसी दिखाई देगी? लाल दिखाई देगी। सीधी सी बात है कि कोई वस्तु का कलर हमको दिखाई देता है, वो कलर का मतलब क्या है कि वो उस रंग का प्रकाश अवशोषित नहीं हो रहा है, वो वापस आ रहा है, हमारी आंखों में पड़ रहा है, तो वही कलर की वो चीज़ दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 261 पे आते हैं। पानी में लटकाकर बैठे हुए एक व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, ये भी अपवर्तन के कारण है। कई सारे इसके उदाहरण हैं पूरे चैप्टर में, अपवर्तन और परावर्तन में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क जो सीडी आती है सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है, पारगमन होता है परिघटना के आधार। अपवर्तन, विवर्तन, पारगमन सारी परिघटनाओं के आधार पर उसकी हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। चंद्रग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। जब पूर्णिमा होता है उसी दिन चंद्रग्रहण होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि चंद्रग्रहण किस दिन होगा? हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होगा। सूर्य ग्रहण कब होगा? तो ये बच्चों अमावस्या के दिन होता है। सूर्य ग्रहण कब होगा? तो अमावस्या के दिन होगा। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक या आधारभूत कारण यह है उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक। मतलब हीरे में जो भी चमक होती है उसका कारण क्या है कि उसका अपवर्तनांक। ठीक है, सघन, बहुत सघन होता है हीरा, सघन माध्यम का होता है, अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा होता है। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है, चुंबक में उत्तर उत्तर दक्षिण दक्षिण, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है उत्तर उत्तर और दक्षिण दक्षिण, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये एक सिस्टम होता है। आगे बढ़ते हैं। फ्लक्स घनता मतलब फ्लक्स डेंसिटी और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है? उसकी पारगम्यता पे डिपेंड करता है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई हमेशा क्या होगी? उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर, वो नॉर्थ की ओर
संकेत करेगी, क्योंकि इसका जो एक सिरा होता है वो हमेशा उत्तर दक्षिण में रुकती है, तो सुई हमेशा नॉर्थ की ओर संकेत करती है। क्वेश्चन नंबर 269 दिया है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। तो ट्रांसफार्मर बच्चों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आरआरबी रेलवे ग्रुप में, एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा जा चुका है, ग्रुप डी में, और उसके पहले जो लोको पायलट एलपी के पेपर हुए थे, ग्रुप डी के पेपर, कई सारी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। अब इसमें दो चीज़ आती हैं कि स्वप्रेरण या अन्योन प्रेरण। प्रेरण दो प्रकार का होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, एक स्वप्रेरण होता है और एक अन्योन प्रेरण होता है। तो बच्चों अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। अन्योन याद रखना, ये पूछा गया था, स्वप्रेरण या अन्योन प्रेरण। तो अन्योन प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है उस पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर बच्चों एक एसी वोल्टता घटाने बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। स्टेप डाउन स्टेप अप दो टाइप के होते हैं ट्रांसफार्मर। तो जैसे हमारे पास 11,000 वोल्टेज आता है, 11,000 ट्रांसफार्मर में आता है, और इधर हमको 250 वोल्टेज मिलता है, 250 वोल्टेज घर में जो हम लोग बिजली प्रयोग करते हैं। तो इस 11,000 को 250 में बदलना मतलब स्टेप डाउन करना। इसने क्या किया, इसकी वोल्टता को कम कर दिया। और हो सकता है कि कोई ट्रांसफार्मर ऐसा हो कि 250 वोल्टता को 11,000 या 500 1000 वोल्टता में चेंज करे, जो बढ़ा दे इसकी वोल्टता। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। तो ट्रांसफार्मर का काम होता है कि एसी वोल्टता को कम करना या फिर बढ़ा देना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था। तो ऑस्टेड के द्वारा इन्होंने देखा था। इसका एक्सपेरिमेंट कक्षा 12 की एनसीईआरटी में आपको अच्छे से दिया है। पूरी थ्योरी अगर बच्चों आप देखना चाहते हैं तो चैप्टर पढ़ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 272 दिया है कि ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है। तो 90 डिग्री, ये लिखा है 90 डिग्री। जो ध्रुव होते हैं वहाँ पे नमन कोण कितना होता है, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 273 मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 180 डिग्री का। ठीक है, मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ का कोण बनता है 180 का। अगला क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। तो उत्तर दक्षिण दिशा में। कोई भी चुंबकीय हो या चुंबकीय सुई हो, कोई भी चुंबक हो या चुंबकीय सुई हो, ये हमेशा किस दिशा में रुकेगी, नॉर्थ और साउथ में। हमेशा इस दिशा में रुकती है, नॉर्थ और साउथ में। कोई भी चीज़ हो चुंबकीय है अगर तो। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है। तो ये भी उत्तर और दक्षिण की तरफ इंगित करती है। तो चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। अगला क्वेश्चन है 276 की चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करते हैं, वे प्रतिकर्षित कर सकते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थों को। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनका क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, उनको दूर भगाते हैं, और चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींच लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विषुवत रेखा पर नति कोण का मान हमेशा क्या होता है। 277 में बच्चों दे रखा है दोस्तों कि विषुवत रेखा पर नति कोण का मान क्या होगा, 0 डिग्री। जैसे हमने देखा ध्रुवों पर नति कोण क्या होता है, 90 डिग्री, और विषुवत रेखा पर नति कोण क्या है, 0 डिग्री। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। यह दिया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए एक दूसरे के समांतर। ऐसे होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो सारी बल रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। कौन विद्युत अचुंबकीय है, कौन विद्युत अचुंबकीय है। तो तांबा में विद्युत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये विद्युत से मतलब चुंबक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है इसमें। क्वेश्चन दिया है चुंबकीय आमंत्रण भौगोलिक आमंत्रण के बीच के बने कोण को कहते हैं। ये बच्चों दिक्पात कोण होता है। ठीक है, दिक्पात कोण आप लोगों ने इंटर की किताब में पढ़ा होगा कि चुंबकीय आमंत्रण और भौगोलिक आमंत्रण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, दिक्पात कोण को कहते हैं। इसको ध्यान रखना, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। चुंबक फिर से वही क्वेश्चन पीछे वाला है कि उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकेगा। चुंबक हो या चुंबकीय सुई हो, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। 282 दे रखा है कि डायनमो मतलब विद्युत जनित्र के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। तो वही बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण या विद्युत चुंबकीय प्रभाव, ये सिद्धांत है विद्युत जनित्र के काम करने का। विद्युत चुंबकीय प्रभाव, विद्युत के द्वारा चुंबक उत्पन्न करना, चुंबक के द्वारा विद्युत उत्पन्न करना,
यही दोनों प्रोसेस होते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रभाव में। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है परिणामी ध्रुव, मतलब रिजल्टेंट पोल होता है अगर तीसरा ध्रुव कहा जा रहा है तो। वैसे दो ध्रुव होते हैं हमेशा। 284 में देखते हैं कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत है? तो उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर। जो अर्थ है हमारा, जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, वैसे इसका अच्छे से डायग्राम देखेंगे तो ये आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ये हमारे पास क्या है, अर्थ है। अर्थ का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये यहाँ पे एक लगता है कि बहुत बड़ा चुंबक रखा हुआ है, चुंबक। तो नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, साउथ पोल में चली जाती हैं इस टाइप से। कोई भी चुंबकीय बल रेखा नॉर्थ पोल से निकलेगी साउथ पोल की ओर चली जाएगी, नॉर्थ पोल से निकलेगी साउथ पोल की ओर चली जाएगी। लेकिन ये चुंबकीय रेखा होती है जब चुंबक के अंदर ऐसे ऐसे चलती है, तब इसकी दिशा कैसी होगी? देखो, अगर ये डायरेक्शन देखेंगे ऐसे आ रही है और ऐसे 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 चली गई, तो इसकी दिशा क्या है? साउथ से नॉर्थ की ओर। तो पृथ्वी के अंदर जितनी बल रेखाएं हैं ये सब कैसे चलेंगी? दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। वही क्वेश्चन इस पे पूछा गया है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत है? तो पृथ्वी के अंदर की बात हो रही है तो दक्षिण से उत्तर की ओर। अगर पृथ्वी के बाहर की बात की जाती तो उत्तर से दक्षिण की ओर होता। 285 लोहा का क्यूरी ताप होता है 780 डिग्री सेल्सियस। लोहा का क्यूरी ताप बच्चों है 780 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। कई सारे मात्रक होते हैं, गॉस है, टेस्ला है, तो यहाँ पे गॉस दिया है। गॉस एक मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि ये एक चुंबक के दो भाग में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। मान लो एक हमारे पास चुंबक था, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया गया। तो ये आधा पार्ट ये हो गया, आधा पार्ट ये हो गया। ये नॉर्थ था तो नॉर्थ ही रहेगा, ये साउथ बन जाएगा। ठीक, ये साउथ था, ये वाला साउथ था तो ये साउथ ही रहेगा, ये नॉर्थ बन जाएगा। तो फिर से उसके दोनों अपने अलग अलग पृथक पृथक क्या बन जाएंगे? चुंबक। ये अपने आप में एक चुंबक बन गया, ये अपने आप में चुंबक बन गया। फिर इसको तोड़ेंगे तो फिर से अपने आप चुंबक बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन पे दिया है 288, किसी चुंबक का आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो दोनों किनारों पर। जहाँ चुंबक का सबसे किनारा होता है वहाँ पे आकर्षण शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन आते हैं कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति कम कहाँ होती है? तो चुंबक के मध्य में, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? यहाँ पे होती है, और बीच में सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्थायी चुंबक बनाते हैं। स्थायी चुंबक किस चीज़ से बनाए जाते हैं? तो इस्पात से स्थायी चुंबक बनाया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो नर्म लोहे से, नर्म लोहा होता है उससे अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। मतलब ज़्यादातर देखा होगा कि कॉपर के वायर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में। जो भी हमारे पास विद्युत उपकरण होते हैं, पंखा हो गया, जैसे कोई भी ट्रांसफार्मर हो गया, या फिर हमारे घर में वायरिंग होती है, तार डाले जाते हैं, वो तार सबसे ज़्यादा किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? कॉपर का यूज़ किया जाता है, तांबे का यूज़ किया जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि तांबे की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, इसमें एनर्जी लॉस बहुत कम होता है, धारा का लॉस बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा सिल्वर, चांदी में सबसे अच्छी चालकता होती है, इसमें प्रतिरोधकता चांदी में लगभग 0 होती है। सोना, इनमें बहुत कम प्रतिरोधकता पाई जाती है, बहुत अच्छी धारा चलती है, लेकिन ये ज़्यादा महंगे पड़ते हैं इसलिए इनका ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं कि कॉपर अच्छा है, इसकी प्रतिरोधकता कम है तो ज़्यादातर कॉपर का ही यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 293 पर। दिया है शुष्क सेल क्या है? शुष्क सेल बच्चों प्राथमिक सेल के उदाहरण है। प्राथमिक सेल होती है, एक सेल आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक सेल में शुष्क सेल आता है। तो लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो लोहे को क्षरण से या संक्षारण से या जंग लगने से बचाने के लिए उस पर क्या करते हैं? एक जिंक की परत चढ़ा देते हैं, और उस परत चढ़ाने की इस क्रिया को बोला जाता है दोस्तों गैल्वेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन आते हैं कि विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है।
विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। अर्थ मतलब कहा जाता है कि देखो अर्थिंग कर दिया, तो सुरक्षा के लिए अर्थिंग की जाती है, जिससे कोई भी अगर एक्स्ट्रा विद्युत धारा आ जाए तो अर्थ में चली जाए। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी तार की त्रिज्या अधिक कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। तो पावर 4 होता है, 2 दूनी 4, आधी कर दी जाए 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 की पावर 4 करोगे तो 1/16 आ जाएगा, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। 297 आते हैं कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, अमोनियम क्लोराइड डाला जाता है बच्चों, अमोनियम क्लोराइड। सामान्य शुष्क सेल में जो हमारे पास सेल आते हैं छोटे छोटे, इनमें जो रासायनिक पदार्थ भरा होता है जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है दोस्तों, ये किस चीज़ का भरा होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। 297 का आंसर क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन दिया है कि शुष्क सेल बैटरी में किन विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है, तो इसमें भी अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड, वही पहला वाला क्वेश्चन जो था सेम उसी तरह का है। 299 देखते हैं कि किरचॉफ का धारा नियम आधारित है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो किरचॉफ का जो नियम होता है ये किस सिद्धांत पे काम करता है, किरचॉफ का नियम ये बच्चों सिद्धांत करता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। जैसे संधि का नियम पढ़ा था, किरचॉफ के संधि का नियम या किरचॉफ के बंदपास का नियम, ये दोनों नियम किस काम पे आधारित हैं, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने वाले इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 301 है कि जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब ये क्या होगा, फैलता है। मतलब बुलबुले को जब आवेशित करेंगे तो हल्का सा क्या होगा, इसमें बढ़ जाएगा, फैल जाएगा, साबुन का बुलबुला फैलेगा। अगला क्वेश्चन है डायनमो एक मशीन है जिसका काम क्या है। डायनमो बच्चों विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए काम किया जाता है, तो उच्च वोल्टता को निम्न में परिवर्तित करना। डायनमो एक मशीन है जिसका काम क्या है, उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में कन्वर्ट करना। ये थोड़ा आंसर इसका गलत है। डायनमो जो होता है ये ऊर्जा उत्पादन करता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, विद्युत ऊर्जा का उत्पन्न करता है डायनमो यांत्रिक ऊर्जा से। अगला क्वेश्चन आता है कि स्थिर वैद्युत आपेक्षित का प्रयोग किस नियंत्रण करने के लिए किया जाता है, तो वायु प्रदूषक। अवक्षेपित होता है, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक उपकरण होता है, इसका उपयोग क्या किया जाता है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। वायु में जो आवेशित अशुद्धियाँ होती हैं उनको रोकने के लिए, उनको एक जगह इकट्ठा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये लगाया जाता है जो चिमनियाँ होती हैं, ईंट के भट्ठों की चिमनियाँ, यहाँ पे प्लेटें लगा देते हैं और इसमें धारा लगा देते हैं, करंट, तो यहाँ से धुआं निकलता है जब, तो इसकी जो आवेशित अशुद्धियाँ होती हैं वो इनके द्वारा चिपका ली जाती हैं प्लेटों के द्वारा, तो इकट्ठा करके बाहर कर लिया जाता है। तो इस तरह से वायु प्रदूषण में अशुद्धियाँ जाने से रुक जाती हैं। अगला क्वेश्चन आता है ट्रांसफार्मर किससे काम करता है, तो ट्रांसफार्मर बच्चों केवल एसी धारा के लिए होता है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए। ट्रांसफार्मर हमेशा प्रत्यावर्ती धारा के लिए काम करता है। अगला क्वेश्चन है 305 कि 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे 3.6 × 10⁸ जूल। तो 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁸ जूल। अगला क्वेश्चन है 306 कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है, तो दिष्टकारी द्वारा। दिष्टकारी मतलब डायोड होते हैं, डायोड का यूज़ किया जाता है। तो 2 टाइप से बनता है, एक होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी, एक होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। दिष्टकरण मतलब एसी को डीसी में चेंज करता है, किसके द्वारा किया जाता है, डायोड के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 307 कि शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है। शुष्क सेल में बच्चों रासायनिक ऊर्जा होती है। शुष्क सेल में कैसी ऊर्जा रहती है, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा से ही विद्युत ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। चलिए आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगले वीडियो फिर अगले दिन आएगा, इसमें जितने क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए गए हैं इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। जिन्होंने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो भी पूरा वीडियो देखेंगे और बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चन पेपरों में आए हुए हैं। इनकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तैयारी करेंगे, याद करेंगे और पेपर में पूरे के पूरे करके आएंगे। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स, बाय बाय।